नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सबका आपके अपने मार्केट मस्ती वीकली में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चंद्रा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार की वो बड़ी खबरें जिन्होंने इस हफ्ते मार्केट में मचाई है खूब मस्ती। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका आप सब पर क्या असर पड़ेगा, सब जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए पहले नजर डालते हैं अपने इंडिया के मार्केट पर, जहां इस हफ्ते कुछ दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुए हैं। मैं कहूंगा कि थोड़ा ब्रेक और फिर तेजी, इस तरह से कुछ माहौल था। हमारे इंडियन मार्केट यानी निफ्टी और सेंसेक्स की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन जैसे ही हफ्ते के बीच में आरबीआई का बड़ा ऐलान आया, बाजार का मूड एकदम बदल गया। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट स्थिर रखे और इकोनॉमी की ग्रोथ पर भरोसा जताया। इसका सीधा असर ये हुआ कि हमारे बाजार ने तेजी पकड़ी, खासकर बैंकों और फाइनेंस शेयरों में खूब खरीदारी हुई। कुल मिलाकर हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा, पर क्लोजिंग अच्छी रही। निफ्टी 50 24,894 पर बंद हुआ, वो भी 220 पॉइंट्स के वीकली गेंस के साथ। तो ये तो रही समरी भारतीय बाजारों की। हेलो आदित्य, वेलकम टू आवर वीकली शो। Would you like to talk about how was the week in US, both for you as well as the US markets? श्योर। तो अमेरिकन मार्केट भी काफी अच्छा था। जैसा आपने कहा कि इंडियन मार्केट ने तेजी दिखाई ऑलमोस्ट 0.9% की निफ्टी 50 में, तो उसी तरीके से S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1.09% अप हुआ और नेस्डैक ने शायद 1.32% के आसपास तेजी दिखाई। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव फ्रंट पे क्लोज हुए। एक केवल इशू ये था कि गवर्नमेंट शटडाउन हुआ इस बार। तो उस शटडाउन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे फेडरल वर्कर्स और गवर्नमेंट वर्कर्स को क्या होता है कि फरलो पे जाना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट एंड डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स वो एक बेसिकली एग्रीमेंट पे नहीं है कि डेट सीलिंग बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, और अगर बढ़ानी भी चाहिए तो उसका कितना क्वांटम होना चाहिए, किस लेवल तक बढ़ाना चाहिए। तो ये यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पहले भी कई बार हो चुका है, और यूजुअली क्या होता है कि 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होती है तो गवर्नमेंट वर्कर्स काम पे नहीं जाते हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट ये देखने मिलेगा कि जो फेडरल एजेंसीज हैं, जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, ये सब प्रोवाइड करते हैं, अगर वो ऑफिस में काम नहीं करेंगे तो ये डेटा यूएस फेड को नहीं मिल पाएगा। तो जो कि एक क्रिटिकल एलिमेंट है वो, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी ये डेटा पॉइंट को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि रेट कट करना है या नहीं करना है। तो इसका एक यही इम्पैक्ट हो सकता है। बट अभी तक के डेटा इंडिकेटर और CME फेड वॉच टूल के हिसाब से ऑलमोस्ट 85-95% चांस यही है कि हम 2 रेट कट देखेंगे इस साल, अक्टूबर एंड में और दिसंबर में। तो विथ डेटा और वेदर वी डोंट हैव डेटा, आई थिंक वी शुड हैव अ रेट कट। बट अभी हमें पता चलेगा कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का क्या इम्पैक्ट होता है। विल फाइंड आउट इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। हाँ, देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि यूएस में शटडाउन का ड्रामा चल रहा है, पर इन्वेस्टर्स ने अर्निंग्स और AI ऑप्टिमिज्म पर भरोसा रखा है और मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। और अगर हम भारतीय बाजारों की बड़ी खबरों के ओर चले तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई का बड़ा ऐलान ब्याज दरें स्थिर रखी, लेकिन ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, उन्होंने देश की आर्थिक ग्रोथ का जो अनुमान है उसे बढ़ा दिया है। और अगर हम अमेरिकी बाजारों की बड़ी खबरों की बात करें तो मुझे लगता है कि AI की जो तेजी है, और स्पेशली जो ओपन AI जैसी बड़ी कंपनियों ने बड़ी पार्टनरशिप्स का ऐलान किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका असर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पे हुआ है। क्या आपको लगता है कि अमेरिकन बाजार अपने पीक पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है? देखिए, पीक तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि विद इन टेक्नोलॉजी सेक्टर भी हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। कि जैसे आप देखो कि पिछले अगर 1.5-2 साल से अगर आप देखो तो एनवीडिया, पेलेंटियर, एक सर्टेन नेम्स होते हैं कि लोग इन्वेस्टर्स पहले वहां पैसा लगाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड रंग ऑफ स्टॉक्स जैसे आ जाते हैं कि AI टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पावर जनरेटर जैसे कि ऑफ्लो वगैरह टाइप के, फिर क्या जैसे एनवीडिया से लोग शिफ्ट होके आजकल NBIS की तरफ भाग रहे हैं। तो वो कंपनी का सेक्टर थोड़ा रोटेशन है।
बट ओवरऑल क्या है कि एआई में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और क्या होता है कि हर बार जब क्वार्टर के नतीजे आते हैं तो जब पता चलता है कि बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, बड़े बड़े एमओयू साइन हो रहे हैं $100 बिलियन प्लस, और कंपनीज को $10 बिलियन की डील मिल रही हैं, तो उस केसेस में क्या हो जाता है कि लोगों का जो फीलिंग और बिलीफ है एआई में वो और रीइंफोर्स हो जाता है। तो जब तक फेड रेट कट होते रहेंगे, जब तक ये कंसोलिडेशन फेज में नहीं पहुंचेगा या फिर रेट इंक्रीज होने का साइकिल बिगिन नहीं होता है, तब तक मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होगी। हाउएवर बीच में 3 to 5% का एक आध पुल बैक आ सकता है। अगर हम देखें कि अगले हफ्ते कौन सी ऐसी बड़ी खबरें रहेंगी जिसका मार्केट पर सीधा असर हो सकता है, भारतीय बाजार की ओर से देखें तो अगले हफ्ते दो सबसे बड़ी चीजें हैं, एक महंगाई के आंकड़े, इन्फ्लेशन डेटा, और जो दूसरा पहलू है वो है कि बड़ी कंपनियों के नतीजे। अमेरिका की तरफ देखें तो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक तो रोजगार के आंकड़े और दूसरा कमेंट्री और स्पीचेस बाय फेड ऑफिशियल्स। हाँ, वो जॉब्स डेटा में वही है कि अब जॉब्स डेटा आ पाता है या नहीं आ पाता है, ये गवर्नमेंट शटडाउन के कारण एक क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो फेड बेसिकली जो लास्ट जो डेटा पब्लिश है उसी के बेसिस पे अपने डिसीजन करेगा। तो दोस्तों, ये तो रही भारतीय और अमेरिकी बाजारों के पिछले हफ्ते की समरी, और अगले हफ्ते आने वाले कौन से डेटा या ऐसे कौन से इवेंट्स है जिस पर सारे इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। तो आइए फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं आपका मार्केट मस्ती के डीप डाइव सेगमेंट में। हम आज किसी खबर या डेटा की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे उस एक चीज की जो हर इन्वेस्टर का सपना होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। हर वो इंसान जो से कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, चाहे कोई फ्रेशर हो या कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, उन सभी का एक सपना होता है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज में पहुंचे। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी वो सीक्रेट फिलॉसफी जो वाकई में काम करती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये बातें आपकी लाइफ बदल सकती है। हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के जो नियम है उन पर वन बाय वन बात करेंगे। आदित्य, आपके लिए क्या मायने रखती है फाइनेंशियल फ्रीडम? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट है। देखिए, हम सब क्या होते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लाइफ की जर्नी अपने पेरेंट्स के हाउस में, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और हम अपनी फैमिली, खुद की फैमिली शुरू करते हैं। जो आप चाहते हैं जिंदगी में, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, आप वो एस्पिरेशंस को अचीव कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, वो है टाइम, राइट। अगर हमारे पास जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद और नौकरी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद अगर टाइम नहीं बचता है, जो पूरा पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा पोटेंशियल अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना एक बहुत ही जरूरी चीज है, और जितने जल्दी आप करें वो उतना अच्छा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम 40 साल की उम्र में अचीव कर लेते हैं तो आपके पास 20 अच्छे साल हैं जिसमें आप जो आपकी इच्छाएं हैं, ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, उसको आप परस्यू कर सकते हैं और अपने पैशंस को फॉलो कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुली जो आप करना चाहते थे वो कर पाएंगे। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम 70 साल की उम्र में मिलती है और उस टाइम पे आपकी बॉडी और हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो वो मनी जो अगर आपने अचीव किया है अपने 30-40 साल वर्किंग करियर के थ्रू, वो आपको उतना जॉय नहीं दे पाएगा जितना आपको एक 40 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाती। तो ये एक टॉपिक है जो हम सबके दिल के बहुत ही करीब है। तो ये बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस अनलॉक कर देता है लाइफ में। तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे लगता है हर इंसान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बारे में जितने जल्दी आप सोचना चालू करते हैं, जितने जल्दी प्लान करना चालू करते हैं, उतना अच्छा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ डिड वी अचीव आवर फाइनेंशियल फ्रीडम। जब हम उस स्टेज पर पहुंचे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया, इस पर मैं और आदित्य अक्सर बात करते थे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो हमारे डिस्कशंस में वो जो रूल्स, जो चीजें हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो की, वो क्या थी, इस तरह से हमने कह सकते हैं कि एक रूल बुक बनाया, और वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिससे जानकर बहुत सारे व्यूअर्स को फायदा होगा। तो पहला नियम, नेवर लूज मनी, जैसा मैं और चंद्रा अक्सर डिस्कस करते हैं, और ये कोट बेसिकली
वॉरेन बफे का कोट है, अगर आपको लंबा वेल्थ बनाना है तो आपको 2 रूल याद रखने चाहिए। एक रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ये फिलॉसफी हर इन्वेस्टर के लिए, हर ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें एक एग्जांपल मैं और चंद्र अक्सर डिस्कस करते हैं कि कोई इन्वेस्टर अगर पैसा मार्केट में लगाता है तो कितने सिनेरियो हो सकते हैं। तो एक सिनेरियो क्या है कि आपने पैसा लगाया और अगर आप 2 इयर्स के होराइजन या 3 इयर्स के होराइजन में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको एक स्मॉल गेन्स हो सकता है कुछ स्टॉक्स में। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आपको बिग गेन्स हो सकता है कुछ स्टॉक्स में। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आपको स्मॉल लॉसेस हो सकते हैं। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, आपको बिग लॉसेस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि अगर ये 4 सिनारियो में हमने चौथा सिनारियो मैनेज कर लिया कि मैनेज बिग लॉसेस, अगर आपने मैनेज कर लिया कि आपको कभी भी बिग लॉस ना हो, तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी रिटर्न देगा। तो इसलिए यहां पे क्या है कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसको हैंडल करने का तरीका यही है कि आप स्टॉप लॉसेस मैनेज करें, आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, आप अपने स्टॉक्स को एनालाइज करें और आप एक अपना नंबर डिसाइड करें कि किसी भी स्टॉक में 10%, 15% जो भी स्टॉप लॉस है वो आप रिलीजियसली फॉलो करें। तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा किसी स्टॉक में, और जब तक आप अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा पोर्शन लूज नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको स्मॉल गेन्स, स्मॉल लॉस एंड बिग गेन्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। रूल नंबर 1 के बारे में ये ऐड करना चाहूंगा कि द होल आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टिंग इज ग्रोइंग योर मनी। बड़ा लॉस कर रहे हैं जैसे आदित्य ने बताया तो इट गोज अगेंस्ट द होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 2 है कि जैसे आप लंबे समय के लिए अच्छी कंपनी में निवेश करें। ये हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर बाजार जुआ नहीं है और ये एक बिजनेस है। समझ लीजिए कि आपको किसी कंपनी में नहीं बल्कि एक बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है। शेयर खरीदे 3 या 5 साल या उससे ज्यादा के लिए। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके बारे में आदित्य और विस्तार से बताएंगे। आपको लंबी अवधि के लिए अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके बने रहना है और अपनी ओर से अच्छा ड्यू डिलिजेंस करना है। शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं कपड़े खरीदना चाहते हैं जैसे शर्ट वगैरह, तो आपकी पसंद की शर्ट जब तक नहीं मिलती है तो आप यू मे गो टू 2 or 3 शॉप्स और मे बी मोर टू फाइंड द काइंड ऑफ शर्ट यू आर लुकिंग फॉर। तो उसी तरह का हमें ध्यान शेयर खरीदते वक्त करना चाहिए। या कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और इसके बारे में आदित्य और जानकारी देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो आपकी लाइन मुझे अच्छी लगी। जैसे आप शॉपिंग करते हैं और जब अगर आप शर्ट खरीद रहे हैं तो आप सोच समझ के 4-6 शर्ट को कंपेयर करके लेते हैं। उसी तरीके से स्टॉक्स को भी अच्छी तरीके से चारों तरफ से एनालाइज करके सारे 360 डिग्री रिव्यू करके ही लें। अगर हम आगे की स्लाइड देखें तो उसमें हमने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं जो हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। तो बेसिकली ये एक सैंपल है एजुकेशन पर्पसेस के लिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये सारा डेटा अवेलेबल है screener.in पे। तो अगर आपको कोई भी कंपनी अच्छी लगती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे स्टॉक खरीदने से पहले आप स्क्रीनर में जाके जरूर उसके बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च को पढ़ें, देखें। इस कंपनी का जो फर्स्ट सेक्शन में अगर हम देखें तो फर्स्ट सेक्शन में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो कुछ रेशियोज हाईलाइट किए हैं मैंने, जैसे कि स्टॉक पी है तो स्टॉक पी क्या है, इसका 66.9 है। तो जो चीजें मैंने रेड में हाईलाइट की हैं उनका मतलब है कि वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, कंसर्निंग है, तो उनको हमें देखना है। और जो ग्रीन में है इसका मतलब है कि वो थोड़ी अच्छी दिख रही है, जैसे कि ROCE होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये जनरली हम लोग अपने एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं कि हम लोग वही कंपनी लेते हैं जो 15% से ज्यादा हो ROCE एंड ROE, क्योंकि उससे कम ग्रोथ वाली कंपनीज में ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता नहीं है।
तो बेसिकली ये पैरामीटर्स ये भी दिखाते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी क्या आपने कैपिटल पे रिटर्न जनरेट कर पा रही है, इक्विटी पे रिटर्न प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो 15% से कम की कंपनीज में हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। और स्टॉक पी भी अगर ओवरली बहुत ही हाई है तो वो भी एक ये होता है कि कंपनी क्या बहुत ज्यादा रनअप हो गई है, कंपनी क्या एक्सपेंसिव हो गई है। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में ग्रोथ कैसी है। प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है 3 साल की, जो कि थोड़ी सी कम है कंपेयर टू प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 5 ईयर्स। तो इससे अगर ये नंबर्स अगर आप देखें 3 साल, 5 साल और टीटीएम नंबर 12 महीने के नंबर, तो इससे आपको एक ट्रेंड मिल जाता है कि 5 साल में ग्रोथ ज्यादा थी बट पिछले 3 साल में थोड़ा इसका एवरेज कम हो रहा है। और अगर 12 महीने में भी कम हो रहा है तो इससे आपको एक ट्रेंड मिलता है कि कंपनी 5 साल पहले अच्छा कर रही थी, फिर 3 साल के नंबर थोड़े बेकार आए, फिर अभी 12 महीने के नंबर थोड़े और बेकार हैं। तो उससे आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाता है कि कंपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो इस टेबल से आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये डेटा देखना बहुत जरूरी है। और प्लेज परसेंटेज क्या बताता है कि प्रमोटर्स ने अपनी सिक्योरिटी प्लेज की हुई है क्या। ये जनरली कब होता है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन देख के आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। और इसके नीचे एक टेबल हमने शो की है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। ये लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और टीटीएम जो है 12 ट्रेलिंग मंथ्स, पिछले 12 महीने का डेटा दिखाता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आते हैं हिंदुस्तान कॉपर। तो बेसिकली अगर आप देखें कि टीटीएम नंबर हमने हाईलाइट किए हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है जो 14% दिख रही है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 35% दिख रही है। तो इसको हम देखें अगर 5 साल और 3 साल और के नंबर से कंपेयर करें तो देखें 5 साल में सेल्स ग्रोथ थी 20% और 3 साल में 4%, जो कि कम हो गई। और अभी लास्ट 1 ईयर में वापस 14% में आई है। तो इसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सुधर रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। अब हम कैश फ्लोज देखते हैं। तो कैश फ्लोज अगर आप देखें तो मार्च 2020 से लेके 2025 तक ये हर साल क्या हो रहा है कि बीच में बढ़ रहे थे, फिर लास्ट में 2 साल में थोड़ा सा ये कैश फ्लोज कम हुए हैं। तो ये कैश फ्लोज कम क्यों हुए हैं? कंपनी ने क्या कर्जा लिया है या क्या कर रहे हैं? तो इनका क्या है कि ये बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना केपेक्स वगैरह कर रहे हैं। तो वहां ये एक्सप्लेन करता है कि कैश फ्लो कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी केपेक्स वगैरह काफी कर रही है। तो अब अगर हम राइट साइड की टेबल को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें क्या देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। ये अगर बढ़ता हुआ मार्जिन है या स्टेबल है तो वो अच्छा होता है। पर अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है कंपनीज का तो ये एक बेसिकली एक नेगेटिव साइन के लिए देखा जाता है। इसलिए हमने यहां देखा कि ये 40% से बीच में कुछ टाइम के लिए घटा था, बट ये वापस अभी 2025 में 41% आ गया है, मतलब कि वापस बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है। फिर इंटरेस्ट कंपोनेंट हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कंपनी क्या कर्जा ज्यादा ले रही है क्या, क्योंकि ज्यादा कर्जा लेने से क्या होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होने लगती है, क्योंकि उनको काफी इंटरेस्ट पे करना होता है और उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह घटने लगता है। और फिर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम ये देखते हैं कि नेट प्रॉफिट ओवरऑल और ईपीएस कितना है, ईपीएस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर। तो नेट प्रॉफिट भी क्या है कि ये जून 2025 का थोड़ा सा घटा है और ईपीएस थोड़ा सा कम है। तो इसका रीजन हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या होता है, क्यों हो रहा है। अगर इसमें डिक्लाइन हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका कोई अगर जस्टिफाइबल रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिलती है आपको अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने एनालिसिस के थ्रू, तो फिर आप उस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। ये अपना जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। FY25 में 3.5 मीट्रिक टन पर एनम थी, जिसको वो 12.2 मीट्रिक टन पर एनम करना चाहते हैं FY31 तक। तो 6 साल में ये लगभग ऑलमोस्ट 4 गुना करना चाहते हैं अपने कैपेसिटी को, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को। सो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज है। मतलब कंपनी को एक अच्छी सेल्स ग्रोथ की विजिबिलिटी है, जिसके कारण ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और कंपनी अपना केपेक्स भी काफी कर रही है। तो ये सब न्यूज जो आप अगर देखें और ये सब जो फाइनेंशियल रेशियोज
और क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर्स हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के डेटा पॉइंट्स को आप स्क्रीनर से एनालाइज करें तो उससे आपको जनरल सेंस मिल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और इसका आगे का फ्यूचर का ग्रोथ रनवे कैसा दिख रहा है। अगर वो आपको अच्छा दिखता है तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे आप क्या, अगर आपने 10 कंपनी को एनालाइज किया तो 10 कंपनी में आप देखें कि कौन सी 5 ऐसी बेस्ट कंपनी है जिनके डेटा पॉइंट्स आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं, अब उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तक आदित्य ने जो कहा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, उसको क्रिस्टलाइज करूं तो जैसे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है, वो हो गई ग्रोथ, उसका कर्जा कितना है, डेट रेशियो क्या है, और मार्केट में उसकी हिस्सेदारी कितनी है, जैसे मार्केट शेयर कितना है उस कंपनी का। और अगर आप किसी नए बिजनेस पार्टनर के बारे में सब पता करते हो, वैसे ही कंपनी के बारे में सब पता करो और सिर्फ अच्छी कंपनी में आप निवेश करो। अब आपने ये तो तय कर लिया कि क्या खरीदना है, पर कब खरीदना है, तो इसके लिए आती है टेक्निकल एनालिसिस। हम देखते हैं कि शेयर बहुत महंगा तो नहीं चल रहा, कहीं हम उसे उसके पीक पर तो नहीं खरीद रहे, और ये क्यों जरूरी है ये आदित्य बताएंगे। हाँ, तो अभी अगर अगली स्लाइड पे जाएं तो हम इसी का टेक्निकल चार्ट देखते हैं। तो बेसिकली क्या था कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, तो इस स्टॉक को हमने क्या देखा कि ये लोअर हाइज लोअर लोज के पैटर्न बना रहा था और ये लास्ट 1 साल से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो हमने इसे कब खरीदा, डाउन ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल जब आया तब हमने इसे खरीदा। तो अगर आप देखें कि 2 ब्लू लाइंस एक ऐसा चैनल इंडिकेट कर रही हैं जिसमें ये आप देख सकते हैं कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। तो जब ये इसने जून वगैरह में जब ये सिग्नल दिया कि ये उस चैनल से बाहर निकल रहा है और उसका ब्रेकआउट दिया, तब हमने इसे लिया और आप देख सकते हैं कि ये वहां से इसने हमें सिग्निफिकेंट अपसाइड दिया है। और अभी भी ये स्टॉक में क्या है कि पोटेंशियल है, अभी ये यहां से ऊपर जाएगा तो अगर ये 350-60 क्रॉस करता है तो ये 415 के नए लेवल भी क्रॉस कर सकता है, ये ऐसा हमें दिख रहा है यहाँ पर। और अगर कंपनी में कुछ अच्छा होता है तो ये नए हाइज उसके बियॉन्ड भी बनाएगा, जैसे मेटल सेक्टर वगैरह में भी कुछ तेजी चल ही रही है अभी। तो ये एक हमारा तरीका है स्टॉक्स को एनालाइज करने का। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और एग्जांपल मैंने दिया है, अगली स्लाइड अगर देखें हम, तो इस स्लाइड में हमने एग्जांपल के लिए चूज किया है इटर्नल स्टॉक। तो हम क्या टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि कुछ और इंडिकेटर्स जो कि tradingview.com में अवेलेबल हैं, तो ये फ्री इंडिकेटर अवेलेबल हैं। तो अगर आप वहां अपना ईमेल आईडी से एक अकाउंट बनाएंगे तो आप अपना क्या कर सकते हैं कि ये कोई ट्रेडिंग व्यू का प्रमोशन नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप स्टॉक टिकर से कंपनीज को सर्च कर सकते हैं और फिर क्या होता है कि वो ये चार्ट में क्या होता है कि आपको वॉल्यूम भी दिखाता है, उसमें RSI करके एक इंडिकेटर होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि टॉप में चार्ट का जो प्राइस एक्शन है उसमें मैंने 3 लाइन सेलेक्ट की हैं जो कि एक बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड बेसिकली क्या होता है, ये इसमें 3 लाइन होती हैं। तो इसमें अगर आप बीच वाली लाइन देखेंगे ब्लू लाइन, तो ये बेसिकली प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज है, और इसका जो ऊपर वाली रेड लाइन है वो बेसिकली है मूविंग एवरेज प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है कि प्राइस का मूवमेंट कितना होता है। ठीक है, तो ऊपर का एक लिमिट है और नीचे का लिमिट क्या है, प्राइस मूविंग एवरेज माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि स्टॉक कितना अप और मूव हो रहा है और उसकी एक रेंज एस्टैब्लिश हो जाती है। तो इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप देखें तो क्या होता है, स्टॉक प्राइस अगर आप देखें जो ग्राफ्स हैं, कैंडल्स जो दिख रही हैं, तो वो जब भी ऊपर वाली लिमिट को टच करती हैं तो वो वहां से नीचे आती हैं, और सिमिलरली आप देखें जब नीचे वाली लिमिट को टच करती हैं तो वहां से ऊपर जाती हैं, बाउंस बैक करती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको एक गाइड कर सकता है कि अगर प्राइस ऊपर वाली रेंज पे है तो वहां पे आप खरीदेंगे तो वो एक हाई प्राइस हो सकता है। तो या तो आप उसको खरीदें कि जब वो नीचे वाली बीच वाली लाइन में है,
या फिर और भी अच्छा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है कि जब वो नीचे वाली लाइन के पास हो, वहां से बाउंस बैक कर रहा हो। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर बताता है कि आपको कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। और आप इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बार्स भी दिख रहे हैं, तो ग्रीन लाइंस जो इंडिकेट कर रही हैं कि काफी अच्छा, जब भी ग्रीन लाइन हाई होती है, टॉल ग्रीन लाइंस हैं, तो उसका मतलब है कि आप देखना प्राइस भी काफी राइज होता है। तो अगर आपको वैसी कोई ग्रीन कैंडल्स वगैरह दिखती हैं वॉल्यूम में, बड़ी बार्स दिखती हैं ग्रीन, तो मतलब वो उस टाइम पे स्टॉक जंप मारता है। और उसके साथ नीचे, सबसे नीचे अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट है, वो बेसिकली क्या दिखाता है, आरएसआई नंबर दिखाता है। तो आरएसआई नंबर क्या 0 to 100 के बीच में होता है, और इसको क्या बोलते हैं कि अबाउट 50 इट्स काइंड ऑफ रीजनेबल। और अगर ये 70 जैसे नंबर 50 से 100 की तरफ जाता है, इसका मतलब है कि ओवरबॉट हो रहा है। तो 70 के ऊपर ये ओवरबॉट माना जाता है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने खरीदा, अब शायद ये गिर सकता है। और सिमिलरली लोग जब बहुत ज्यादा बेचते हैं इसको, तो नंबर ये कहीं अगर 30 के बिलो चला जाता है तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड है। तो जब ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होता है ना, तब वहां पे स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आप देखें कि जब भी प्राइस 70 के ऊपर गया है या कुछ ज्यादा ही हुआ है, आरएसआई काफी 70 से ऊपर हुआ है, तो फिर कुछ टाइम के लिए पुल बैक होता है, तो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि आपको एंट्री या एग्जिट प्लान करनी है, तो आप अगर आरएसआई देख लें और अगर वॉल्यूम कैंडल्स देख लें और बोलिंजर बैंड की रेंज देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सही टाइम है खरीदने का, या आप कुछ दिन वेट करके अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी कंपनी को बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लिया, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न मिलने में बहुत टाइम लगे। तो इसीलिए चार्ट देखकर सही एंट्री पॉइंट ढूंढना उतना ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग, चंद्रा और मैं, यूज करते हैं। ये हम कुछ स्टॉक्स में अगर बड़ी पोजीशन लेनी है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके पुट ऑप्शन बेच कर लेते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि पिछले चार्ट में देखा कि बोलिंजर बैंड के अपर और लोअर बैंड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लोअर एंड के बैंड पे हम पुट ऑप्शन बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आप लोअर एंड के में पुट ऑप्शन बेचेंगे, तो पुट ऑप्शन से क्या होता है कि जैसे एटर्नल है, तो एटर्नल का लॉट साइज है 2425 शेयर्स का एक लॉट है। मतलब आपको एक लॉट के लिए उतने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो हमें अगर लग रहा है कि करंट प्राइस अगर एटर्नल का 330 है और हमें एटर्नल में एंट्री लेनी है, तो एटर्नल का लोअर बैंड और बोलिंजर बैंड दिखा रहा था कि 320 पर वैल्यू थी। तो 320 पे क्या है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे कि 320 पे हम उसका एक पुट ऑप्शन बेच देंगे। तो 320 के पुट ऑप्शन में आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिख जाएगा। अब जैसे मैं ऑप्शन चेन में दिखाऊं, यहां पर अगर कोई बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो उसको लगेगा कि 320 पर सपोर्ट है, लोअर बोलिंजर बैंड का रेंज है। तो अगर उसको और ज्यादा सेफ्टी चाहिए है, तो वो और थोड़ा नीचे जा सकता है और देख सकता है कि डेल्टा, जो डेल्टा वैल्यू है, एक कॉलम है जो मैंने हाईलाइट किया है डेल्टा। तो हम डेल्टा वैल्यू को भी थोड़ा तवज्जो देते हैं यहाँ कि डेल्टा वैल्यू अगर 0.2 के आसपास है, 0.20, तो वो क्या होते हैं कि उसका मतलब है कि वो टिपिकली काफी मतलब ये सेंसिटिवनेस इंडिकेट करता है कि अगर आपका प्राइस, स्टॉक प्राइस ₹1 ऊपर या नीचे होता है, तो ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा। तो ऑप्शन प्राइस मतलब उसका 20% से चेंज होगा, 20% डेल्टा। तो ये सेंसिटिविटी है। तो जनरली मैंने देखा है कि 0.20 डेल्टा वाले क्या होते हैं कि वो लेवल अचीव नहीं होता है। वो काफी रिलेटिवली काफी सेफ होते हैं। मतलब आप अगर केवल प्रीमियम इनकम कमाना चाहते हैं, आप स्टॉक को ओन नहीं करना चाहते हैं, बट आप पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बेच के प्रीमियम कमाने बस में इंटरेस्टेड हैं, तो 0.20 डेल्टा वाली रेंज काफी सेफ होती है। और इसमें आप अगर वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है कि अगर आप देखें कि 305 का आप सोच रहे हैं कि पुट मैं बेच दूं, और 305 के जस्ट नीचे वाले का अगर आप देखें 300 वाले में, कि वॉल्यूम काफी हाई है।
तो इससे आपको क्या होता है कि जैसे अगर आप केवल डेल्टा से जा रहे थे तो आपको 0.19 वाली रो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, बट अगर आप 300 वाला देखें तो उसमें वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो अगर आपको बेचना है तो आप अगर 300 वाला या 295 वाला बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी गारंटीड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस वहां नीचे आता है तो इतना ज्यादा वॉल्यूम में लोगों ने पुट बेचे हुए हैं कि वहां से कवरिंग चालू हो जाएगी। तो आप अगर उसके जस्ट एक लेवल नीचे हैं तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाएगी कि मतलब आप अगर केवल पुट बेच रहे हैं तो आपका पुट वहां से और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। बट इसका यही है कि आपको थोड़ा प्रीमियम कम मिलेगा, जैसा आप करंट प्राइस से जितनी दूर जाएंगे तो उतना आपको प्रीमियम कम मिलेगा। बट हम जैसे ये सारी स्ट्रेटजीज को मिक्स एंड मैच करके यूज करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम हम थोड़ा अगर एग्रेसिव पुट बेच रहे हैं तो हमारा गोल क्या है कि वी एक्चुअली वांट टू गेट असाइंड, क्योंकि हमको 328 करंट प्राइस पे अगर शेयर नहीं चाहिए है, बट हम चाहते हैं कि 320 पे हमें चाहिए ही है। तो अगर हमें 320 पे आता है तो हमें 2425 शेयर मिल जाएंगे, और अगर 320 नहीं आता है तो हमें 7 रुपी इंटू 2400 आप कर लीजिए तो लगभग 17,000 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि फंडामेंटली कौन से अच्छे स्टॉक हैं, और हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके हम ये डिसाइड करते हैं कि अभी खरीदने का अच्छा टाइम है या नहीं है, और हम थोड़ा ऑप्शन चेन का डेटा देखकर ये देखते हैं कि कहां पर हमें अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल सही कहा। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 3 के तरफ, जो कहता है कि डबल डाउन ऑन विनिंग पोजीशंस एंड अवॉइड कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। अब यहाँ एक बहुत काम की बात, ऊपर जा रहे घोड़े पर दाव लगाओ। मतलब अगर आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें और पैसे लगाओ। इसे हम अपवर्ड एवरेजिंग कहते हैं। गिरते हुए स्टॉक में पैसा डालना गिरती हुई छुरी पकड़ने जैसा है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या होता है कि हमारा एक्सपोजर टू द स्टॉक ऑल्सो कीप्स इंक्रीजिंग, और हम इससे क्या फाइंड आउट करते हैं कि 2-3 साल में अगर हमारे पोर्टफोलियो में जो भी विनर्स हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास विनर्स की क्वांटिटी सिग्निफिकेंट है, ह्यूज है, और जो लूजिंग स्टॉक्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा 10 या 15% का स्टॉप लॉस होता है। अगर वो स्टॉप लॉस तक आया तो हम उसको बेच देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू क्या होता है कि लूजर्स हमारे पोर्टफोलियो से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं और विनर्स हमारे पास उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, जो प्रोमोटर्स है उनका ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी हिस्सेदारी ये जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कंपनी कितनी भी अच्छी दिख रही हो, अगर उसके प्रोमोटर्स की नीयत सही नहीं है तो उससे दूर ही रहो। क्यों? क्योंकि अगर प्रमोटर ही भरोसेमंद नहीं है तो वो कभी भी अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है या इवन डुबा भी सकता है। उसकी ईमानदारी, उसके पिछले रिकॉर्ड सब चेक करो, और हाँ, ये भी देखो कि कंपनी में उसकी खुद की कितनी हिस्सेदारी है। अगर उन्होंने खुद ही अपने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया है तो इसका मतलब है कि उन्हें अपने काम पर भरोसा है, और अगर वो खुद ही अपने शेयर बेच रहे हैं तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। इस तरह से हमने मार्केट में पिछले 2 सालों में कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जहां पर मैंने और आदित्य ने नोट किया कि कुछ प्रोमोटर्स अपना हिस्सा कंटिन्यूअसली बेचे जा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो 50-60% से लेकर उनका हिस्सा 25 या 30% तक पहुंच गया है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको देखना चाहिए, और उन स्टॉक्स के प्रोमोटर्स का क्या इंटेंशंस है और वो क्यों उस कंपनी के स्टॉक्स को ऑफलोड कर रहे हैं, ये देखने वाली बात हो सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जिसने हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाया है। ये फिलॉसफी सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में काम करती है। और याद रखें, बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे नुकसान सहना सीखो, बड़े मुनाफे के लिए इंतजार करो, और सबसे जरूरी, कभी अपना पैसा मत गवाओ। अगर आपने इन बातों को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में शामिल कर लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपसे दूर नहीं। I wish all of the viewers who are watching this eventually get to this phase of financial freedom, and they can pursue their passion, interest, and whatever else they want to do to make their life beautiful, and wish everyone all the best.
चलिए तो दोस्तों, ये था मार्केट मस्ती वीकली का एपिसोड नंबर 7। इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे आरबीआई के फैसले और ग्लोबल संकेतों ने बाजार को संभाले रखा, लेकिन सबसे जरूरी क्या था, हमारा सीक्रेट मंत्र। उम्मीद है फाइनेंशियल फ्रीडम की वो फिलॉसफी अब आपको बिल्कुल साफ हो गई हो। अगले हफ्ते भी एक्शन जारी रहेगा, हमारी नजर रहेगी कंपनियों नतीजों पर और अमेरिका के रोजगार के आंकड़ों पर। यानी बाजार में फिर से जबरदस्त मस्ती होने वाली है, तो तैयारी पूरी रखिए। और जाने से पहले एक छोटा सा काम, अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो व्यूअर्स उसको 1.25x प्लेबैक स्पीड पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।